नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के पन्नों में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। हम बात करेंगे दो ऐसे अहम अध्यायों की। एक वो कहानी है एक शानदार शहरी सभ्यता की जो कहीं गुम हो गई, और दूसरी है उस दौर की जिसने भारत की सोच और दर्शन की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता जो 4,500 साल से जमीन के नीचे दबी पड़ी थी, वो अचानक से दुनिया के सामने कैसे आ गई? देखिए, इसकी कहानी किसी म्यूजियम या पुरानी किताब से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब जगह से शुरू होती है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई धूल और मिट्टी के बीच से, जब एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। मतलब एक ऐसी खोज जो पूरी तरह से एक इत्तेफाक थी, एक एक्सीडेंट। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। यह है उस आकस्मिक खोज की कहानी। एक ऐसी खोज जिसने अनजाने में ही इतिहास का पूरा नक्शा बदल दिया। देखिए, इस खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लगभग 100 साल लग गए इसे सामने आने में। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक शख्स ने इन खंडहरों को देखा, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर 1856 में तो एक बहुत ही अजीब चीज हुई। बर्टन ब्रदर्स नाम के दो अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और उन्हें जमीन के नीचे से हजारों पक्की ईंटें मिलीं। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन ईंटों को रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक की निशानियों को तोड़ रहे हैं। सोचिए। खैर, आखिरकार 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल की देखरेख में पहली बार सही तरीके से खुदाई शुरू की, और बस यहीं से इस खोई हुई दुनिया के राज एक एक करके खुलने लगे। तो जब खुदाई शुरू हुई तो जो मिला उसने सच में सबको चौंका दिया। वो कोई छोटा मोटा पुराना गांव नहीं था। नहीं, जमीन के नीचे तो एक पूरी की पूरी दुनिया दफन थी, जिसके रहस्य अविश्वसनीय थे। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती बिल्कुल नहीं थी। ये सभ्यता, आप अंदाजा लगाइए, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी। मतलब उस जमाने की जो मशहूर सभ्यताएं थी ना, जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ये उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ी और फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ साइज में बड़ी नहीं थी, बल्कि ये अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। जब हम इसकी तुलना मिस्र या मेसोपोटामिया से करते हैं तो पता चलता है कि इनकी जो सिटी प्लानिंग थी, जो व्यवस्था थी, वो कहीं ज्यादा एडवांस्ड, कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। जरा सोचकर देखिए, आज से 4,500 साल पहले एक ऐसा शहर जो आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क की तरह बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पे बना था। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। कमाल है ना? और सुनिए, हर घर में ढकी हुई नालियां थीं जो शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी थी। मतलब सफाई का कितना ध्यान रखा जाता था। मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ तो आज भी इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। और तो और, ये लोग समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया तक, यानी आज के इराक तक ट्रेड करते थे। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड सोसाइटी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है। ये लोग इतने एडवांस थे, पर फिर भी हम इन्हें प्रोटो हिस्टोरिक एज का मानते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब इतिहास से ठीक पहले का दौर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी अपनी एक लिखने की कला थी, एक स्क्रिप्ट थी जो हमें कई मुहरों पर मिली है। पर अफसोस, आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। सोचिए तो जरा, वो क्या लिख कर गए होंगे? क्या राज छुपा है उन निशानों में? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और इस महान सभ्यता का अंत भी हुआ। एक ऐसा अंत जो इसके शुरू होने की तरह ही रहस्यों से भरा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने एडवांस्ड लोग गए कहाँ? एक पूरी की पूरी सभ्यता, इतने बेहतरीन शहर, सब अचानक कहाँ गायब हो गए? देखिए, इसके खत्म होने को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से किसी ने हमला किया होगा, कुछ कहते हैं मौसम बदल गया, सूखा पड़ गया। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स जिस बात पर सहमत हैं, वो है भयंकर बाढ़। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई, या उसने अपना रास्ता ही बदल लिया, कि इन शानदार शहरों को तबाह कर दिया और लोगों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो रहा था, और दूसरी तरफ भारत की जमीन पर एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। ये वक्त था वैदिक लोगों का, और इनकी दुनिया सिंधु घाटी के लोगों से बिल्कुल अलग थी। मतलब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था।
एक तरफ थे सिंधु घाटी के लोग, शहरी, व्यापारी, पक्की ईंटों के घर बनाने वाले, और दूसरी तरफ थे वैदिक लोग, पैस्टोरल यानी गांव में रहने वाले, खेती और पशु पालने वाले। इनके लिए असली दौलत सोना चांदी नहीं, गाय थी। इनका ज्ञान किसी लिपि में नहीं, बल्कि वेदों के श्लोकों में था, जो लिखे नहीं जाते थे, बल्कि सुने और सुनाए जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये भारत की जमीन पर एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट था। इस नए दौर को, जिसे हम वैदिक युग कहते हैं, हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 से 1000 बीसी तक चला। इसी दौर में सबसे पुराने वेद ऋग्वेद की रचना हुई। और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 से 600 बीसी तक रहा, जिसमें बाकी वेद और ग्रंथ सामने आए। तो सवाल यह है कि हमें इस पूरे युग के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? तो इसका जवाब है वेद। वेद संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं, लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं। नहीं, ये उस जमाने के समाज, उनकी कल्चर, उनकी जिंदगी को समझने के लिए एक खिड़की की तरह हैं। हमारा प्राइमरी सोर्स यही है। इसी वैदिक काल में हमें समाज की एक नई बनावट देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था। इसका जिक्र हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। समाज को उनके काम के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक थे, वैश्य जो व्यापारी और किसान थे, और शूद्र जो श्रमिक थे। तो वैदिक काल में जिंदगी कैसी थी? समाज पेट्रियार्कल था, मतलब पिता या पुरुष परिवार का मुखिया होता था। परिवार, जिसे कुल कहते थे, समाज की सबसे जरूरी इकाई थी। पैसों का चलन नहीं था, सारा लेन देन बाटा सिस्टम से होता था, यानी चीजों की अदला बदली। और सबसे कीमती चीज क्या थी? गाय। गाय को इतना पवित्र माना जाता था कि उसे अघन्य कहा गया, मतलब जिसे मारा न जा सके। और क्योंकि जिंदगी खेती पर टिकी थी, तो सबसे बड़े भगवान कौन होंगे? इंद्र, बारिश और तूफान के देवता। तो चलिए अब इन दोनों प्राचीन युगों की विरासत को समझते हैं। आखिर इन्होंने भारत को क्या दिया? दोनों की धार्मिक मान्यताओं में भी बहुत बड़ा फर्क था। सिंधु घाटी के लोग मदर गॉडेस यानी मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे, जिन्हें शिव का एक पुराना रूप माना जाता है। वो लोग पेड़ पौधों और जानवरों की भी पूजा करते थे। पर दिलचस्प बात यह है कि हमें वहां कोई मंदिर नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ वैदिक काल के देवता थे इंद्र, अग्नि, सूर्य, और इनकी पूजा यज्ञ और श्लोकों के जरिए होती थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, सिंधु घाटी ने भारत को दिए उसके पहले शहर, उसकी पहली अर्बन प्लानिंग, और वैदिक युग ने भारत को दिया उसका फाउंडेशनल फिलॉसफी, वो विचार जो आज भी हमारी संस्कृति की जड़ में हैं। और बस हम इस सफर को यहीं पर एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, सिंधु घाटी की वो लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, उसमें क्या राज छिपे होंगे? अगर कभी हम उसे पढ़ने में कामयाब हो गए, तो वो हमें उस जमाने के बारे में, उन लोगों के बारे में क्या कुछ नया बता सकती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो अभी भी इतिहास में अपने खुलने का इंतजार कर रहा है।